अगले 3-4 महीनों में चुनाव हैं, तो चुनाव में क्या आपकी सरकार वापस आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच और जाएंगी? हमारा तो एक ही मुद्दा है, किसान। नहीं, मैं भी आपसे वही पूछना चाह रहा था। आपको लगता है कि क्या आप लोग वापसी करेंगे? आपका प्रश्न समझ आ गया। यही किसान अगली बार फिर से सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, ये बात नहीं है। कैसे नहीं बात? आपका कर्जा माफ नहीं हुआ। चलिए, हम जब जनता दरबार लगाएंगे, तो जरूर बातचीत होगी। आप दोनों के सवाल जवाब भी करेंगे और तीखे सवाल भी होंगे, मजेदार सवाल भी होंगे और जनता के सवाल भी होंगे। लेकिन अधिकार है क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बाबा जी भारतीय जनता पार्टी का कर्जा माफ नहीं किया? सभी बैंक का कर्ज माफ करेंगे। सिर्फ जिला सहकारी केंद्र कोई भी डिबेट नहीं होगा, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। चौथा स्तंभ कहते हैं समाज का, पत्रकारिता को एक साधारण हल्की फुल्की बातचीत होगी। आरोप प्रत्यारोप तो आप लोग हमेशा लगाते रहते हैं, लेकिन कुछ अच्छी शुरुआत करें। कवर्धा जिले के लिए कैसे शुरुआत हो सकती है, क्या काम करना चाहिए, क्या काम आप कर रहे हैं और क्या काम रह गया है, यही बातें होंगी। तो मैं सीधे शुरुआत आपसे करता हूं। ममता जी, आपके बारे में एक बात मुझे जो सुनाई पड़ता है, एक हल्की फुल्की बातचीत करेंगे। तो मुख्यमंत्री महोदय के आप कुछ चुनिंदा अच्छे विधायकों में से एक की सूची में आपकी नाम है वर्तमान में आपका। तो ऐसा क्या खास आप कर रही हैं और कैसे जनता के बीच जा रही हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं, आप अपनी बात जरूर बताएं। ये पूरा कार्यक्रम रिकॉर्डेड है और उसके बाद द पब्लिक वाला पर यह पूरा कार्यक्रम आपको देखने को भी मिलेगा। जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम सब छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी के सभी, क्योंकि खास ना कहूँ, सभी विधायक जितने भी हमारे पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिस छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ, वो सभी हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए खास हैं। और कवर्धा जिला में अब मेरे लिए मेरे पर्पस बात आप पूछ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनको अंतिम छोर तक बसे व्यक्ति तक पहुँचाना हमारा कार्य है। और जो शासन की योजना के अनुरूप जो कार्य रहते हैं उनको अगर हितग्राही को लाभ मिले तो शासन की एक सेवक, एक प्रतिनिधि के रूप में बिल्कुल नाम, उम्मीद या आशीर्वाद मिलना स्वाभाविक है। जी, मोतीराम जी, आप लगातार 5 वर्षों से पूर्व संसदीय सचिव भी रहे हैं और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेताओं के गणना में आप भी आते हैं। तो आपने लगातार जनता की सेवा की है कई वर्षों तक, लेकिन ऐसा कोई काम जो आपके दिल के बहुत करीब था, जो काम रह गया हो, वो आप ममता जी को बता दें। अच्छा मौका है कि वो काम ये करवा दें। तो ऐसा कोई काम आपके दिल जो करना चाहते थे आप दिल से, वो किसी भी कारण से नहीं हो पाया, ऐसा कोई कारण है? नगर के सभी सम्मानित जन, विधायक पंडरिया मंच में हैं, सभी जनप्रतिनिधि, प्रेस के साथी, द खबर वाला, पब्लिक वाला, नए थीम लेकर के और एक अच्छा प्रयास आप लोगों ने किया है। एक बढ़िया मंच ये कवर्धा के लिए, जिले के लिए होगा, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ तक आपने जो प्रश्न किया है, वो जब मैं विधानसभा में पहली बार कदम रखा और उसके बाद जब मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला, तो मैं 2 चीज़ कवर्धा के लिए मंगा था। एक तो पंडरिया में शक्कर का कारखाना हो जाए और कवर्धा में सोयाबीन का प्लांट लगे, ताकि जो सोयाबीन यहाँ पे किसान लेते थे फसल, तो उसके लिए एक सोया प्लांट हो और पंडरिया में शक्कर का कारखाना। पंडरिया में शक्कर का कारखाना तो खुला, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि कवर्धा में जिस तरीके से किसान पहले
सोयाबीन का खेती करते थे वो अब नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक वो जो प्रमुख मांग थी पंडरिया के लिए वो तो हुआ। एक कसक मेरे मन में हमेशा रही, वो रुक गया कि कवर्धा और पंडरिया रेल लाइन से जुड़े होते होते हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी इसके लिए सब कुछ कर चुके थे। आप लोगों ने तो एक रेल भी ले आया था कवर्धा में, एक रेल का इंजन भी ले आया था। हाँ। लेकिन वो आगे पीछे गाड़ी नहीं लग पाई उसमें। तो दुर्भाग्य से हमारी सरकार चली गई और नहीं आ पाया। एक मेरे कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए, लेकिन ये पंडरिया को नगर पालिका का दर्जा मिले, ये मेरा प्रयास हमेशा से रहा। मेरे कार्यकाल तक नहीं मिल पाया था और पता नहीं अभी शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया हुआ है, हो जाए अगर चुनाव तक तो एक अच्छी बात है। पंडरिया में नगर पालिका होना चाहिए। नगर पालिका जैसे वहाँ पर जनसंख्या भी है, घनत्व भी है, तो ये दो काम फिलहाल में था जो हो सकता था, मेरे कार्यकाल में भी नहीं हो पाया था। एक बैराज बनाने की मेरी बहुत इच्छा थी पंडरिया में, जो पुटपुटा के पास नदी है उसमें एक बहुत अच्छा बैराज बन जाता। उसके लिए सर्वे भी हुआ था, उसके लिए सर्वे के लिए 50 लाख रुपया भी बजट में आया था, सर्वे हुआ भी, लेकिन ये भी आखिरी समय था तो ये नहीं हो पाया था। तो अच्छा मौका है ममता जी, मतलब अगले मैनिफेस्टो में इन चीज़ों को आप ला सकती हैं। तो आप इन चीज़ों के बारे में आपका क्या विचार है? ये जो मुद्दे हैं जो वो बता रहे हैं कि कवर्धा पंडरिया में तो बहुत दिनों से ये मांग है नगर पालिका को लेकर, तो उन मुद्दों पर आप लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जन चौपाल में घोषणा करके गए हैं और निश्चित ही मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो होगा। बहुत जल्द हम पंडरिया को नगर पालिका के रूप में देखेंगे। एक और सवाल मैं आपसे ही पूछता हूं, आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कुछ ऐसे वायदे हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार उन्हें कई बार घेरते रहती है। तो 4 साल हो गए, इस साल तो चुनाव भी हैं, तो बाकी जो कुछ वायदे रह गए हैं वो कब तक पूरे होंगे? अब जितनी भी घोषणाएं हैं वो समय के अनुरूप पूरी होगी और हमारे पास अभी पर्याप्त समय है। हमारे मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जी समय के अनुरूप, क्योंकि लगभग घोषणा पत्र 36 बिंदुओं में था, जिसमें लगभग 26 बिंदु पूरा हो चुका है और पर्याप्त अभी समय भी है। देखिए, डिबेट मत करवाइए, फिर ये पूरा माहौल आपका खराब हो जाएगा। मैं कहूंगा कि एक भी घोषणा पूरा नहीं हुआ सही तरीके से, बिल्कुल आपका माहौल खराब हो जाएगा। पब्लिक वाला नहीं, डिबेट का मंच हम सजाएंगे, जनता दरबार हम लगाएंगे और आप दोनों को आमंत्रित करेंगे, उस पर वहां पर जरूर बात रखिएगा। आज का पब्लिक वाला हम सफर पर डिपेंड है। चलिए, हम यही मानना है जी जी है ना। तो बेहतर है कि सभी की जीवन साथी हम सफर, सभी लोग जो जीवन में संघर्ष करके जिस मुकाम पे पहुंचे। अच्छा, आपसे फिर मैं ये इन्हीं मुद्दों पर बात करता हूं, ठीक है? तो आपको इतने सारे लोग हैं, इतने सारे हमसफर एक साथ बैठे हैं, उनके लिए कोई एक संदेश आप देना चाहें कि जीवन शैली को लेकर, या आप एक विधायक के तौर पर भी हैं और हम देखते हैं लगातार जब हम आपसे भी संपर्क करने गए तो आपको मैं आप लोगों को भी बता दूं कि जब हम ममता दी के घर जाते थे तो वो सुबह सुबह हम पहुंच जाते थे इनके घर, तो कई बार तो वो सोचती भी होंगी तो सुबह सुबह आ गए, लेकिन हम देखते थे कि सुबह किचन पर होती थी, किचन पर काम करती थी और उसके बाद दौरे का कार्यक्रम भी रहता था, गाड़ी भी बाहर खड़े रहती थी, लेकिन बच्चों को खाना बनाकर खिलाना और इस तरीके का काम भी करती थी। तो कितना कठिन होता है ये पल कि एक हाउसवाइफ का भी आप रोल अदा कर रही हैं, एक माँ का रोल भी, आप माँ भी हैं, एक हाउसवाइफ भी हैं और फिर जनता की सेवा भी करनी है। बिल्कुल, सबले पहली में हाँ, छत्तीसगढ़ी में भी बात हो सकती है। सबले पहली मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, ठीक, एक नारी भी हूँ और नारी जीवन हर नारी मन पर एक चुनौतीपूर्ण रही थे, लेकिन जहाँ जीवन साथी के साथ मिलते, माता पिता के आशीर्वाद मिलते, परिवार के स्नेह मिलते, तो वो चुनौती भी है स्वीकार करे के बाद वो चुनौती के समाधान भी हो जाते। और मैं एक नारी के नाते यही संदेश दूँ सबला कि जीवन बिना जिंदगी जीने, बिना चुनौती के, बिना कोई भी कठिनाई के जीवन तो जीवन की मजा नहीं है।
और नारी के खासकर गृहस्थ के जीवन रहते तो बिल्कुल अगर हमार अंदर अगर स्वाभिमान हमार आत्मविश्वास अगर मजबूत है तो शायद मैं समझता हूँ कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। विधायक बने के पहले या विधायक बने के बाद एक चूंकि पारिवारिक जीवन पर बहुत कम समय मिलते विधायक बने के बाद, लेकिन बराबर रिश्ता संभालना, परिवार ला संभालना, तो अगर जहाँ पब्लिक सिटी में रहना, हम एक परिवार एक सार्वजनिक जीवन में जीतन, तो थोड़ा सा अगर समय निकाल लें वो हमारे पर सबसे कीमती है। सुबह उठना, चूँकि हमारी दिनचर्या है, हम तो छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़िया में कि समझते हो महिलाओं के अगर हम प्रधानमंत्री या कहीं भी मुकाम में चल देवो तो हमारे मन के जिन कार्य है वो स्वयं की तसल्ली, स्वयं के विश्वास में जब तक नहीं करबे खुशी नहीं हुआ है। तो एक प्रॉपर समय, टाइम टू टाइम समय, सुबह के 1 घंटा घर में बेटी बेटा ला दे, जीवन साथी ला दे, भगवान ला दे, ओकर बाद फिर अपन जीवन ला शुरुआत करके बिल्कुल आसान कर सकत हन जीवन ला। और बराबर ये क्षेत्र विधानसभा के विधायक हूँ, लेकिन एक मैं तो समझता हूँ कि एक समाज सेवा के रूप में मैं सेवा देता हूँ। मल्ला शासन की जिन योजना है ओकर साथ साथ सबके दुख सुख साथ शामिल होना, और ओकर साथ मतलब एक नारी जीवन में ऐसे समय भी आते कि कभी कभी कुछ चीज़ हम व्यक्त नहीं कर पान, लेकिन जहाँ क्षेत्र में गरीब परिवार, किसान परिवार है, कोई भी परिवार के साथ अगर हम घुल मिल गए तो वो दुख के घड़ी भूल जाते, वो एक गर्व होते कि हम निकर कुछ काम आते नहीं। अपन एक दूसरा साथ साझा करके अपन मन ला हल्का एक विश्वास ला बढ़ाना, ये कार्य बराबर हम कर सकत हन। और उस आप सब ला मैं संदेश में बस यही कहूँ कि सबसे पहली माता पिता की शिक्षा, संस्कार, परिवार के एक परंपरा के बाद अगर हम समाज में राजनीति जीवन में आबू तो वो ज़्यादा अच्छा रही। शादी के बाद पति के भी साथ मिलते, और अगर पति भी भरपूर साथ दे तो बिल्कुल हम अपन हर कार्य लग कर सकत हन। और मैं तो आधुनिकता के ज़माना भी आजकल हम कहता हर जगह कि बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल आज बेटी मन ज़्यादा आगे हवे, और ये बेटी मन 2 कुल के नाम भी रोशन करती है। सब परंपरा से सियान मन एक बात ला देखते हूँ करत आत हवे। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में या कोई भी क्षेत्र में बेटी मन भी कहीं कम नहीं है, और बराबर जिन बेटी और बेटा एक समान की जिन बात है वो यही माँ एक समाहत में दिखते, समावेश में दिखते। और निश्चित ये समय आने वाला कल बराबर कोई बिना भेदभाव के बिल्कुल एक अच्छा समय रही। धन्यवाद। मोतीराम जी, आपका एक लंबा कैरियर रहा है राजनीति को लेकर, कई दशकों की राजनीति है, एक नॉर्मल मंडल अध्यक्ष से लेकर एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता से आपने शुरुआत की है। लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है राजनीति में, तो नए लोग राजनीति में आने से डरते हैं, वो कहते हैं कि ये दलदल है, इसमें मजा नहीं है, वो संदेश नहीं है। तो वो नई पीढ़ी के लिए, आप राजनीति के नए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या विचार है? ये बात सही है कि कोई पिता जैसे मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा बेटा राजनीति में आए, लेकिन ये बात भी सही नहीं है। राजनीति में अच्छे लोग आएं, राजनीति में अगर पढ़े लिखे और होशियार लोग अगर पहुंच जाए, नवयुवक, तो अच्छा कर सकते हैं। समाज सेवा का काम पुण्य का काम भी है। मन से अगर भाव से, अच्छा भाव लेकर के अगर कोई काम करे राजनीति में, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। आजकल क्या है कि जो नवयुवक आ रहे हैं वो शॉर्टकट देखते हैं, जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, बिना कोई मेहनत के पहुंच जाए, सीधा हमको पद मिल जाए, इस भाव में रहते हैं। और इसीलिए राजनीति में वातावरण दूषित जैसे होने लगता है कि और लोगों को लगता है जो मेहनत करने वाला आदमी है वो पीछे बैठा है, और जो मेहनत बिल्कुल नहीं करता, जो चापलूसी करता है, ऐसे लोग पहले आगे पहुंच जाते हैं। इस तरीके का जो होता है ना, तो ये सच है कि
मेहनत करके राजनीति में आए, मेहनत करके अगर आगे बढ़ें, धैर्य रखें, संयम रखें। आप अगर कठिन परिश्रम करेंगे अपने संगठन के लिए, आपको जो पद में हैं उस पद में आप जनसेवा भी करेंगे, संगठन का भी काम करेंगे, तो नो डाउट आप धीरे 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 उच्च शिखर को जरूर प्राप्त कर लेंगे। आजकल के नवयुवक सीधे पद पाना चाहते हैं और बिना मेहनत के जो पद मिलते जाता भी है उनको, वो धीरे से धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। और इसलिए और ऐसे ही लोग राजनीति को बदनाम भी करते हैं कि राजनीति में ठीक नहीं है, राजनीति गलत नहीं है, राजनीति में ये है वो है। मैं अपने आप को मानता हूँ कि राजनीति में हम लोग संगठन का भी काम किए और फिर जनप्रतिनिधि के नाते जनता का सेवा भी किए। बहुत सारे पदों में रहे, ठीक है, जनपद में उपाध्यक्ष रहा, जनपद अध्यक्ष रहा, फिर विधानसभा का सदस्य रहा। बाकी को छोड़ के मैं ये कह सकता हूँ कि विधानसभा में सदस्य रहते आत्मिक रूप से जो संतुष्टि होनी चाहिए, जो संतुष्टि मुझे है, मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में जो किया, जो कर सकता था, मैं उसमें पूर्णतः संतुष्ट रहा। एक आध दो काम छूटा जरूर, लेकिन फिर भी अपने परफॉर्मेंस से मुझे मतलब स्वयं में जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो मुझे थी। तो मेहनत 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 अच्छा करें संगठन के लिए और अच्छे भाव लेकर के राजनीति में आए, जनता की सेवा करें, तो राजनीति अच्छी है। जी, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, अभी हमें आगे भी बढ़ना है जल्दी से, क्योंकि आप लोग हैं तो राजनीति में और मैं तो एक पत्रकार की भूमिका में हूं, तो एक क्वेश्चन दोनों से पूछना चाहूंगा। ममता जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि अगले 3-4 महीनों में चुनाव हैं, तो चुनाव में क्या आपकी सरकार वापस आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच और जाएंगी? हमारा तो एक ही मुद्दा है, किसान, मजदूर, गरीब, हर वर्ग के व्यक्ति को समान रूप से उनकी सुख दुख में मिलना, सुख दुख बांटना, और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसानों की ही रहती है। तो मुख्य बात किसानों से रहती है, बिल्कुल। और ये पूर्ण विश्वास है कि सरकार जरूर दोबारा बनेगी। जी, मैं प्रश्न को मैं भी बोल देता हूं। हाँ, नहीं, मैं भी आपसे वही पूछना चाह रहा था। आपको लगता है कि क्या आप लोग वापसी करेंगे? आपका प्रश्न समझ आ गया। यही किसान अगली बार फिर से सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी का। पिछले साल जो धान बेचे हैं उसका पैसा भी नहीं मिला है, 20% शेष की राशि काट रहे हैं लोग, वो नहीं हुआ है। ये लोग आज बैठे हैं कि आए मौका और इनको बताएं, क्योंकि 36 में से कोई वादा तो सही तरीके से पूरा हो। 2500 रुपये धान का दे रहे हैं करके बोलते हैं, आप 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल में पैसा देते हैं। शराबबंदी किए नहीं, बेरोजगार भत्ता दिए नहीं, मतलब 36 में से एक भी वादा ये लोग पूरे नहीं किए, और इसी घोषणा पत्र के वजह से हमारी सरकार अगले बार निश्चित नहीं, ये बात नहीं है। कैसे नहीं बात? आपका कर्जा माफ नहीं हुआ। चलिए, हम जब जनता दरबार लगाएंगे, तो जरूर बातचीत होगी। आप दोनों के सवाल जवाब भी करेंगे और तीखे सवाल भी होंगे, मजेदार सवाल भी होंगे और जनता के सवाल भी होंगे। लेकिन अधिकार है क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बाबा जी भारतीय जनता पार्टी का कर्जा माफ नहीं किया? सभी बैंक का कर्ज माफ करेंगे। कर्ज माफ से बैंक नहीं किए, सिर्फ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का कर्ज माफ किए। टीएस बाबा का घोषणा है, वो जगह जगह अपने भाषण में कहे कि हम सभी बैंक का कर्ज माफ करेंगे, सिर्फ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का माफ किए। आपके माध्यम से मैं बोलूं, किसान का हम दाना दाना भारतीय जनता पार्टी का किसान अगर धान नहीं बेचते होंगे तो बताए, उनको 2500 नहीं मिलता होगा तो बताएं। अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, माहौल गर्म ना हो जाए इसलिए हल्का ही रखते हैं। आप दोनों के बीच हम आएंगे, जनता के सवाल दागेंगे, जनता की बात पूछेंगे, आपके रिपोर्ट कार्ड भी हम तैयार कर रहे हैं जो आप सबके बीच लेकर आएंगे।
का जवाब मांगते हैं कि इनका कर्जा माफ नहीं हुआ, तब इनका तक धान नहीं खरीदेंगे। तब तक आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की सीमा है और बात करने का मन है, आप सबका भी सुनने का मन है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। आप सबकी बात सुनेंगे, आप सबकी बात रखेंगे, आप सभी जुड़े रहेंगे पब्लिक वाला के साथ। और एक हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है जनता दरबार, जो हम बीच बीच में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, गांवों में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, और हम सभी नेताओं के, दोनों पार्टी या जो भी नेता है, उनके रिपोर्ट कार्ड भी हम तैयार कर रहे हैं, वो भी हम आप सबके बीच लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप द पब्लिक वाला के माध्यम से बिल्कुल कहूंगी कि पूरे भारत में आज 29 राज्य में केवल छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां धान की कीमत किसानों को मिल रही है, पर्याप्त मिल रही है। अगर किसी को शंका हो तो बिल्कुल अधिकार से बोले। एक चीज मैं ये कह सकता हूं, मैं बलौदाबाजार जिले का प्रभारी हूं भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का मैं वहां भी विधायक देख रहा हूं, कवर्धा में भी मैं हूं, यहां भी 2 विधायक हैं, वहां 4 विधायक, यहां 2 विधायक, 6 विधायकों को देखने के बाद मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, इनके परफॉर्मेंस को देख के, ये लोग जो कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, उसको देख के मैं ये बोल सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में निश्चित रिपीट होगी। अब ये तो समय बताएगा, ये तो समय बताएगा, और ये तो समय के गर्भ में है, और ये बात जनता तक रहने देते हैं और जनता की बात जरूर सुनेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद ममता दीदी। और